यस स्टूडेंट्स, तो कल बच्चों हम लोग देख रहे थे, कल हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोगों ने कल स्टडी किया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, गिवन बाय लेवोसियर। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है आपको, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बैलेंस करके रिएक्शन दे रखी है। बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट इन मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कितना ग्राम हो जाएगा बच्चों? 4 ग्राम, 2 मोल्स है ना। यस, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन आपको 16 इंटू 2 मतलब 32। ठीक है, 32 ग्राम। तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल का जो बच्चों मास आता है वो 18 EMU आता है। ठीक है, 18 EMU आपका आता है। तो उसमें 2 मोल्स हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 36 आपको, अगर ऊपर मैंने ग्राम बोला है तो नीचे भी मैं ग्राम टर्म ही यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो, अगर कोई भी रिएक्शन केमिकली बैलेंस्ड है, ठीक है, तो उस केस में रिएक्टेंट में आपका यहाँ पे 4 + 32 मतलब 36, और इधर भी आपको 36 देखने को मिल रहा है। परफेक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे आपकी H2 + Cl2। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैंने कंबाइन किया, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड इन मोल कॉन्सेप्ट, लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में रिएक्शन की बैलेंसिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पे कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, मोल कॉन्सेप्ट में आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस केस में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका 35.5 होता है, इंटू 2 का मल्टीप्लाई 71 ग्राम आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। नाउ वी विल कम HCl की बात करते हैं। तो इसमें आपके 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन कितना होता है? 1, क्लोरीन का 35.5 होता है। दोनों को पहले ऐड करेंगे बने HCl के लिए, तो हो जाएगा आपका 36.5, और यहाँ पे इस पे 2 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये जो आंसर है वो आपका 33 ग्राम आपको निकल के आ जाएगा। इधर 73 है, इधर भी 73 है, तो दोनों जगह आपको यहाँ पे मास इक्वल मिल रहा है। मतलब जितना मास आपका रिएक्टेंट में यूज हो रहा है उतना ही मास आपको मिल रहा है प्रोडक्ट में। तो कंजर्वेशन ऑफ मास आपका यहाँ पे परफेक्टली फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे समझते हैं जो एक्सेप्शन कल हम लोगों ने देखा था कि कहाँ पे ये कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। तो ये फॉलो नहीं होता है बच्चों आपका जहां पे हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की तरफ। तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस वेयर वी यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। वहां पे हम लोग मास प्लस एनर्जी, मास प्लस एनर्जी, इन दोनों के कंजर्वेशन को हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि वहां पे लॉसेस होता है, वहां पे डिके होता है अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में। जैसे मान लेते हैं कि ए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ये आपका न्यूक्लियर एलिमेंट है या न्यूक्लियर कंपाउंड है। तो इसके पास मैंने माना है कि सपोज 10 ग्राम या 10 EMU है। ठीक है, कोई भी यूनिट आप यहाँ ले सकते हो अभी, क्योंकि यूनिट्स के बारे में डिस्कशन में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो यूनिट आपको रिएक्टेंट की साइड में लेनी है वही यूनिट आपको प्रोडक्ट की साइड में भी लेनी है। तो बी देखो यहाँ पे 9.9 AMU लिखा हुआ है, और एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है 0.1 AMU, आप ये ग्राम में भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने अमाउंट आपको दिया था 10 ग्राम, जो रिएक्टेंट दिया था 10 EMU मैंने आपको जो रिएक्टेंट दिया था आपका रेडियो एक्टिव था, उसमें जो लॉसेस हुआ उसका डिके हुआ है, वो आपका जो एनर्जी वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बचा प्रोडक्ट है ग्राम है, प्लस आपका जो एनर्जी है 0.1, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। अच्छा, इसमें एक दो कंडीशंस और आती हैं, वो कंडीशंस मैं जरा यहाँ पे करता हूँ एक्सप्लेन, देखना ध्यान से। कंडीशन कुछ इस तरीके से बच्चों कि जैसे मान के चलो एक हमारे पास ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास की हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो इसमें पहले केस अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस की तरफ, कि अगर जो रिएक्टेंट है, अगर आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली पूरी तरीके से अगर आपका कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, कंज्यूम्ड का मतलब है कि अगर मैंने आपको 10 ग्राम ए दिया था, ए मैंने आपको 10 ग्राम दिया था, ये बी में कन्वर्ट इनिशियली 10 ग्राम था बच्चों T = 0 पे, और ये T = 0 पे 0 होगा बी आपका जो प्रोडक्ट है।
नेक्स्ट टी इक्वल टू टी टाइम बाद मान लेते हैं कि ये 0 हो गया है और यहाँ पे आपका ये 10 ग्राम बन चुका है। तो एक ऐसा केस जिस केस के अंदर रिएक्टेंट पूरी तरीके से कंज्यूम्ड हो जाता है, तो रिएक्शन अगर रिएक्टेंट पूरी तरीके से कंज्यूम्ड हो जाएगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जितना अमाउंट मैंने रिएक्टेंट दिया था उतनी बनेगा प्रोडक्ट। कंज्यूम होने का मतलब यही है। तो इस केस में कंजर्वेशन ऑफ मास का जो फॉर्मूला है, जो डेरिवेशन है, वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि टोटल मास, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसकी हेल्प से हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट पूरी तरीके से यूटिलाइज हो चुका है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये बात समझ में आ रही है, सभी क्लियर है? जहां पे पूरी तरीके से यूज हो जाना चाहिए तो ही हम ये फर्स्ट केस को देखेंगे। लेकिन सेकंड केस यहाँ पे ये भी कहता है, सेकंड केस को भी मैं बताना चाहूंगा, केस सेकंड। तो केस सेकंड में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मान के चलो रिएक्टेंट पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हुआ, अगर जो भी रिएक्टेंट मटेरियल है पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ है केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसका रिलेशन क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए? तो मैं बोलूंगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, ठीक है, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। तो इसको आपको फॉलो करना है कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करने की। तो दो आप यहाँ पे प्रिंसिपल आएंगे। पहले प्रिंसिपल क्या ध्यान रखना है कि जब टोटल जो भी रिएक्टेंट है पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए तो वहां पे आपको कौन लॉ को फॉलो करेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जब आपका जो रिएक्टेंट है पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो रहा रिएक्शन के अंदर, तो उस केस में जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा वो इज इक्वल टू होगा, क्योंकि रिएक्टेंट पूरी तरीके से कंज्यूम हुआ नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा कि 10 ग्राम मैंने आपको दिया था, 10 ग्राम में से मान के चलो बच्चों यहाँ पे आपका यूटिलाइज हुआ है सपोज 6 ग्राम आपका यूटिलाइज हो चुका है, तो भी अनरिएक्टेड कितना बचा होगा आपको पता है, 6 माइनस 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 ग्राम। तो 4 ग्राम इज अनरिएक्टेड पार्ट ना, ये आपका अनरिएक्टेड। जैसे यहाँ से बोलूं मैं ए से आपका बी, तो जो ए होगा वो आपको मैंने 10 ग्राम दिया था और 10 ग्राम में से 6 ग्राम आपका यूटिलाइज हो चुका है, तो 6 ग्राम क्या बना होगा आपका, कैपिटल बी बना होगा प्रोडक्ट। बचा कितना है रिएक्टेंट आपका, बचा होगा आपका यहाँ पे 4 ग्राम बचा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्योंकि मैंने बोला है कि मास ना तो कभी क्रिएट होता है ना ही मास कभी डिस्ट्रॉय होता है, तो मतलब पहले केस में तो समझ में आ गया था पूरा कंज्यूम हो गया। दूसरे केस में कंज्यूम अगर नहीं हुआ पूरी तरीके से रिएक्टेंट, तो मैं बोलूंगा मास ऑफ रिएक्टेंट कितना था, इनिशियली आपका 10 ग्राम था, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बना है 6 ग्राम, मास ऑफ अनरिएक्टेड पार्ट आपका बचा हुआ कितना 4, तो 6 + 4 आपका 10, तो 10 इक्वल टू 10। तो सेकेंड जो आपका फॉर्मूला है, सेकेंड जो आपका रिलेशन है, उस पर हम वर्क करेंगे। कितनी बात सभी को समझ में आ गई है? परफेक्ट है यहाँ तक? चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ रिएक्शंस को, कुछ हम क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान से देखो सभी लोग, 28 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एग्जैक्टली रिक्वायर 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कम्बिशन, ठीक है। इफ 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, देन कैलकुलेट मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म। बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक हाइड्रोकार्बन लिया, ले लेते हैं CXH बाई, ठीक है, इसका बेटा मैंने कराया कम्बिशन। तो इसका इनिशियली हाइड्रोकार्बन कितना है, 100 बाई मैंने कार्बन के नंबर्स लिए हैं, बाई मैंने हाइड्रोजन के नंबर ले लिए हैं। यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन फिक्स तो है नहीं कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तो मैंने CXH बाई ले लिया, ठीक है। इसके यहाँ पे जो अमाउंट दे रखा है वो है 28 ग्राम, ठीक है, 28 ग्राम आपका रिएक्टेंट है, और वहां पे है 28 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन एग्जैक्टली रिक्वायर 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में बोला गया है 96 ग्राम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है कंप्लीट कम्बिशन के लिए। मैंने बोला ना पहला केस, जब रिएक्टेंट पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जा रहा है, तो वर्ड यहाँ पे यूज किया है कंप्लीट कम्बिशन, ठीक है। इफ 88 ग्राम ऑफ कार्बन, आपको पता है कार्बन हाइड्रोकार्बन उसमें कार्बन है, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। तो बोल रहा है कि 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, तो 88 ग्राम आपका CO2 बन चुका है।
अगर बच्चों यूनिट सेम नहीं दिया है, कोई ग्राम में है कोई केजी में, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन यूनिट आपको सेम रखने पड़ेंगे। 88 ग्राम आपका CO2 फॉर्म हो गया है। देन उसने बोला है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना, उसका अमाउंट कितना फॉर्म्ड होगा। तो कितना इजी आंसर है, तो हम सेकंड ट्रिक पे चलना, क्या सेकंड केस में मैंने क्या बोला था, उसी पे दिखते हैं। तो रिएक्टेंट यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट है आपका टोटल 28 ग्राम प्लस आपका 96 ग्राम, ये रिएक्टेंट वाला सेक्शन हो गया है। इक्वल टू प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 88 बन चुका है, और प्लस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यही करेंगे ना भाई। ये आपका प्रोडक्ट वाला हो गया है, ठीक है, इधर आपका रिएक्टेंट हो गया है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और यहाँ से इसको माइनस करेंगे, आंसर आपको मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से 4 हो जाएगा, राइट। 8 और 6 कितना, 14, और ये 10 और आपका ये 12 हो जाएगा, करेक्ट है। इज इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस कर देते हैं इसमें से 88 इज इक्वल टू एक्स, 88 को इधर लेके आते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से 14 माइनस 8 करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, 6, और इधर बचेगा आपका 11, 11 माइनस 8 करेंगे तो 36। तो 36 ग्राम आपको यहाँ पे मिल चुका है। क्या आपको जो वाटर मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात कर रहे थे वो आपका 36 ग्राम होगा। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये, ओके। किसी का माइक अनम्यूट है बेटा, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पहले इसको रीड करो सभी बच्चे और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन, 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये आपका सॉलिड है, सॉल्ट इज डिकम्पोज इन ए सील्डेड रिजिड वेसल, है ना, कंप्लीट आपका क्लोज्ड वेसल है, कंप्लीट क्लोज्ड वेसल्स है। इस क्लोज वेसल्स के अंदर आपका जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो आपका सॉलिड 84 ग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है, करेक्ट। ये आपका रिएक्टेंट है, उसको अपन ने डिकम्पोज किया है, तो वहां से बन चुका है आपका 40 ग्राम क्या प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन कैलकुलेट मास ऑफ रिएक्टेंट कंपोनेंट्स इन वेसल्स। बेटा चिन्मय, माइक को यार थोड़ा सा कंट्रोल करो। चलो अब देखते हैं उसी में ही, उसी सेम कॉन्सेप्ट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इन सॉलिड वॉल्यूम, ठीक है, इज कंसीडर्ड या कंजर्व, सो वी कैन डायरेक्टली ऐड। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी लिखा हुआ है आपकी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में लिखा होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन, या कहीं भी लिखा हो सॉलिड वॉल्यूम्स, तो उस केस में आपका जो रिजल्टेंट होगा B3 जो होगा B1 प्लस B2 का कॉम्बिनेशन होगा। ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखने हैं, दोनों टर्म आपको न्यूमेरिकल में यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट, इन केस ऑफ गैसेस इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन वॉल्यूम इज नॉट कंजर्व्ड, सो वी कैन नॉट ऐड डायरेक्टली। क्वेश्चन के अंदर कभी गैस के बारे में जिक्र किया जाए, कभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जिक्र किया जाए, तो वहां पे हमारा जो वॉल्यूम है कंजर्व नहीं होता है। अगर कंजर्व नहीं होगा तो वहां पे कभी भी इनको हम लोग एडिक्टिव नेचर में नहीं ला सकते हैं। पहले तो ये बात समझ लो, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, आप क्या करते हो एक जगह एक जैसे ही फॉलो करते हो, उधर वॉल्यूम मिल गया तो भी जोड़ दोगे, इधर वॉल्यूम मिल गया तो भी जोड़ दोगे, हर जगह आप जोड़ के बैठ जाओगे। तो ये पहले नेचर प्रॉपर्टीज को समझ लो। अगर न्यूमेरिकल में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है, अगर क्वेश्चन के अंदर सॉलिड वॉल्यूम्स के बारे में बताया जा रहा है, ये बातें आपको नहीं पहले पढ़ाई गई होंगी, सीधा बोला होगा मोल से इक्वल टू 3 फॉर्मूले हैं, रट्टा मारो और लगाने शुरू कर दो, फिर कहां से क्वेश्चन बनेगा जब ये पता ही नहीं है कुछ भी। तो आइडियल सॉल्यूशन और सॉलिड वॉल्यूम के बारे में फॉर्मूले पूरी दुनिया को पता होते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले हर कोई रट के बैठ जाता है, लेकिन लॉजिक पहले समझो। आइडियल सॉल्यूशन का केस कहीं लिखा हो, सॉलिड वॉल्यूम का केस कहीं लिखा हो, तो हम वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं, इसका यूज किया जाएगा, मैं वॉल्यूम का यूज कराऊंगा आपको, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझ लो पहले। और कहीं क्वेश्चन के अंदर आपको गैसेस के बारे में बात की जाए या नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए, तो उस केस में ध्यान रखना है कि आपका जो वॉल्यूम होगा वो कंजर्व नहीं होगा, उसे हम लोग एडिक्टिव नेचर में नहीं ला सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं ध्यान से। तो अभी एक बेटा कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन पे देखो चलते हैं और आप लोग देखो यहाँ पे समझो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 100 ml ऑफ लिक्विड कैपिटल ए जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है, यहाँ पे लिक्विड उसने टर्म यूज किया है, ध्यान दो,
और 100 ml है ये। इस मिक्स्ड विद लिक्विड बी टाइप का लिक्विड है जिसमें 300 ml इसका आपका वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी इसकी दे रखी है 1 ग्राम पर ml। कैलकुलेट करना है आपको फाइनल डेंसिटी। फाइनल डेंसिटी आपको करनी है कैलकुलेट। तो कैसे निकाला जाए, दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन पे मत जाओ, पहले इसको समझो कि पहला जो लिक्विड है ए टाइप का लिक्विड, ये ए टाइप का लिक्विड है, इसका अमाउंट, इसका वॉल्यूम दे रखा है 100 ml और इसकी डेंसिटी आपको जो है इसको D1 DA मान लेते हैं, ए टाइप का लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी दे रखी है 2 ग्राम पर ml, करेक्ट। और इसमें आपका प्लस मैं कर देता हूं सेकंड टाइप का जो लिक्विड है बी टाइप का लिक्विड है, इसका अमाउंट आपको दे रखा है यहाँ पे 300 ml, परफेक्ट। और इसकी भी डेंसिटी इसने दे रखी है 1 ग्राम पर ml। ये दोनों की डेंसिटी है और दोनों के आपको यहाँ पे वॉल्यूम दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइनल डेंसिटी क्या है, कि जब दोनों को हम ऐड कर दें, ठीक है, इसको हम इसके साथ ऐड कर दें तो यहाँ से C बनेगा, तो रिजल्टेंट जो बीकर आएगा उस रिजल्टेंट बीकर की उसने पूछी है डेंसिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इसकी डेंसिटी DA है, इसकी डेंसिटी DB है, ये C टाइप का कंपाउंड है, C टाइप का लिक्विड बनेगा एज ए प्रोडक्ट, तो मैं मानू कि DD, तो इसकी इस D की या C DC में बोल सकता हूँ, C टाइप के लिक्विड है तो इसकी रिजल्टेंट डेंसिटी क्या होगी। तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, एडिटिव नेचर वाला जो भी पढ़ाया था मैंने वो सबको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो समझो ध्यान से क्या होगा। अब पॉइंट यहां से ये है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था वेट, अगर आपको पता है वेट, उसको लेट किया था मैंने डेंसिटी के साथ, अगर आपको पता होगा तो मैंने बोला था आपका DA फर्स्ट केस जो रिएक्टेंट है दोनों ए बी वाले, तो आपका डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, और मास आपका क्या होता है, एडिक्टिव इन नेचर होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है मास है वेट एडिक्टिव इन नेचर होता है। तो आपका मैं मास को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के टर्म में, बताओ मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से DA इंटू VA हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस कर लेते हैं सेकेंड वाले का, तो DB इंटू VV हो जाएगा इज इक्वल टू रिजल्टेंट आपका DC इंटू VC हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है? बताइए जरा मुझे। अभी फर्स्ट केस में डेंसिटी कितनी दे रखी थी, यूनिट आपके सभी के सेम होनी चाहिए। फर्स्ट केस में डेंसिटी आपको दे रखी थी 2, ठीक है, तो 2 हम लोग सीधा उसे फॉलो करते हैं, निकालते हैं। देखो तो मैंने क्या किया, वहां पे मैंने फॉलो किया 2 इंटू 100 फर्स्ट केस का हो गया, प्लस सेकेंड केस में कितना आपको दे रखा है 300 दे रखा है, वॉल्यूम उसकी डेंसिटी 1 इज इक्वल टू लास्ट वाला केस है, उसमें भी हम क्या लिखने वाले हैं, उसमें भी हम लिखने वाले हैं डेंसिटी आपकी जो D3, और यहाँ पे आपका जो, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होगा मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो मास को मैं रिलेट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा D3 इंटू B3, ये तो मैं लिखूंगा ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब जरा यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 200 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बच्चों अगर मेरी बात समझो, अगर यहाँ पे एडिक्टिव नेचर नहीं होता तो हम लोग एडिशन कर ही नहीं सकते थे, इसका आंसर करेक्टली इस तरीके से सॉल्व भी नहीं होता, इस तरीके से आंसर बनता ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन आपके नॉन ऑफ दीज वाले भी होते हैं, प्लस यहाँ से आपका 300 करेंगे इज इक्वल टू D3 इंटू B3, ठीक है, और यहाँ से 500 हो गया, 500 इज इक्वल टू, हाँ 500 इज इक्वल टू D3 इंटू B3। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फाइनल डेंसिटी, तो D3 चाहिए, तो D3 इज इक्वल टू हो जाएगा 500 डिवाइड बाई आपका B3। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे B3 क्या होगा बच्चों, तो B3 आपको पता है कि B1 प्लस B2, भाई वॉल्यूम तो बदलने वाला है नहीं ना, तो B1 प्लस B2, तो वॉल्यूम तो एडिक्टिव इन नेचर, तो आपका इनिशियली कितना था, आपका 100 था, दूसरे वाले केस में 300 था, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 400 आपको B3 मिल गया, तो B3 की वैल्यू आपकी 400 हो जाएगी, 0 0 0 कैंसिल कर दो, तो आंसर D3 आपका आ गया है 5/4। क्या मेरी बात समझ में आई? तो 5/4 इज द रिजल्टेंट डेंसिटी। सभी क्लियर हो गया है? वॉल्यूम मैंने कैसे निकाला, एडिक्टिव नेचर के थ्रू, डेंसिटी मैंने मास के थ्रू, मैंने डेंसिटी के टर्म को कैसे रिलेट किया है, परफेक्टली क्लियर हो गया है। यस, इसी चीज को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसको ट्राई करो और बताओ क्या आंसर होगा। बिना क्वेश्चन के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो बच्चों, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप बहुत सारी क्वेश्चंस कर सकते हो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करो जरा। कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे रखा है कि एक यहाँ पे आपका जो गोल्ड है उसका कुछ आपका कंपोनेंट, कुछ पार्ट है आपको यहाँ पे दे रखा है, करेक्ट है। तो यहाँ पे वैसे उसने बोला गया है कि आपका गोल्ड का एक पार्ट दे रखा है, मैग्नेट आपको दे रखा है, एंड क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज आपको क्वार्ट्ज भी दे रखा है। क्वार्ट्ज मतलब आपको अच्छे से पता है सिलिका से रिलेटेड आपका एक कंपाउंड है जिसको हम लोगों ने पढ़ा है सिलिकॉन के अंदर, क्वार्ट्ज भी मैंने वहां पे यूज किया था, उसको वेट किया गया यहाँ पे 100 ग्राम, ठीक है।
और फिर इसने बोला है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो डेंसिटी को ही रिलेट करती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड कॉमा क्वार्ट्स ऑफ, जो आपको यहाँ पे दे रखा है मैग्नेट, इज 20 एंड 10 एंड 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट वेट ऑफ गोल्ड इन बकेट, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम है, उसमें आपको इसका निकालना है कि जो गोल्ड का वेट होगा वो आपका कितना होगा। तो कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे क्या क्या आपको दे रखा है, यहाँ पे आपका जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना वो वॉल्यूम है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो दे रखा है वो आपको वॉल्यूम को रिलेट कर रहा है। अच्छा, बाकी इसमें इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं, तो हम कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें एक सिंपल सा तरीका इसमें क्या है सॉल्व करने का, कि जो हम लोग बात करते हैं डेंसिटी के साथ, ध्यान दो, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपका मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, होता है ना। तो वहां पे आपको जो 20 दे रखा है, ठीक है, ये स्पेसिफिक जो ग्रेविटी टर्म है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब वो डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो टर्म है आपको लिखा मिलेगा बहुत जगह, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब आपका डेंसिटी ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले केस की अगर मैं बात करूंगा तो कैसे रिलेट होगा, देखो यहाँ पे आपको 20 दे रखा है, यहाँ पे आपको 10 दे रखा है, दो चीजों का दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे गोल्ड का है, क्वार्ट्ज का है, एंड आपका ये जो एक और कंपोनेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो गोल्ड और क्वार्ट्ज दो चीजों के बारे में, तो इसका 20 इंटू B1, 20 इसकी डेंसिटी है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में मास या वेट को मैं रिलेट कर रहा हूँ। सेकेंड वाले केस में क्या होगा, 20 इंटू B2 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे कि इसको मैंने 100 क्यों लिया, क्वेश्चन ये है कि मैंने 100 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो गोल्ड और जो क्वार्ट्ज है इनका जो वेट किया गया वो 100 ग्राम आपका डिफाइन किया गया है, तो इसलिए टोटल जो हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि आपका ये क्या है, ये एक्चुअली आपका वेट ही तो है, ये W1 मान लेते हैं, ये W2 मान लेते हैं, एडिटिव नेचर होता है, W3 आपका ये, इन दोनों का जो एडिशन है वो आपका 100 है। तो मैंने इसको इस टर्म में लिख लिया, और लिखने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से 20 B1 प्लस B2 इज इक्वल टू आपका 10, क्योंकि मैं यहाँ से क्या करूंगा, 0 0 मैं सब जगह से कैंसिल कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से 2B1 हो गया प्लस B2 हो गया इज इक्वल टू आपका 10 आ गया, ये तो वॉल्यूम वाला टर्म हो गया। अब आप इसको इधर इधर लेके आ जाओ। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसको मैं, आपका जो वॉल्यूम आ चुका है, अब उस वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास डिवाइड बाई डेंसिटी, मास डिवाइड बाई डेंसिटी, ये जो टर्म हुआ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, वेट ऑफ गोल्ड निकालना है, ठीक है। वेट ऑफ गोल्ड जो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में आपका प्रेजेंट है, उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो कैसे होगा, तो मैं वॉल्यूम जो टर्म आ चुका है 2 इंटू B1 करके लिखा है ना, उस टर्म को मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ध्यान दो यहाँ पे, मास डिवाइड बाई नीचे आपका 20 इसकी डेंसिटी, मतलब ये B1 टर्म हो गया, यहाँ से B1 टर्म हो गया ये, इसको देखो ध्यान से, तो आपका ये क्या हो जाएगा, B2 टर्म हो जाएगा, क्योंकि मास जो क्वार्ट्ज का डिवाइड बाई उसकी जो डेंसिटी है वो आपकी 10 है, इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई इसकी आपकी जो डेंसिटी है रिजल्टेंट की वो है 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो आपकी नीचे आ जाएगी, तो सभी की डेंसिटी टर्म आ गई, क्योंकि रिजल्टेंट आपका 100 था। ये बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हो रहा है, बताओ बेटा सभी लोग, करेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहां से अगर इसका हम एलसीएम भी लेते हैं तो कितना आएगा जरा बताओ, यहां से देखेंगे तो यहां से अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका 200 क्या हो जाएगा, आपका यहां से 20 आपका एलसीएम आ जाएगा, और यहां से करेंगे तो आपका मास ऑफ गोल्ड प्लस मास आपका जो क्वार्ट्ज होगा वो इंटू 2 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 100 डिवाइड बाई 15, और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, तो इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 और इंटू ये, तो आपका ये मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 2 प्लस करेंगे 2 इंटू मास ऑफ क्वार्ट्ज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 200, क्योंकि यहाँ से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, वो आपका इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट है। और इसमें कहीं वॉल्यूम टर्म को रिलेट किया गया है, नहीं किया गया है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऊपर ये 220 है, और 20 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 000 डिवाइड बाई आपका कितना 15 हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और रिलेशन आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है, 1 सेकेंड, एक रिलेशन आपका ये यहाँ से हम लोगों ने बनाया था, ये फर्स्ट रिलेशन था, ये बन गया था आपका सेकेंड रिलेशन, ये दो रिलेशन यहाँ से आपके बन चुके। हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसको हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि इन ए गिवन कंपाउंड, ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ कंपाउंड और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। वो किस तरीके से बनाए गए हैं या किस तरीके से कंबाइन हुए हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसा मैंने कल आपको बताया भी था कि जब भी कोई एलिमेंट्स या जब भी कोई कंपाउंड्स आपका वहां पे एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन होने के बाद या जब भी वो कंबाइन होंगे तो एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास में आपके वो कंबाइन होंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल मैंने दिया था वाटर मॉलिक्यूल्स का, कि वाटर मॉलिक्यूल्स कहीं भी किसी भी जगह का आपका प्रेजेंट हो, उसमें आपका जो वेट आएगा, जो मास आएगा। सर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सेंड किया है, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सेंड किया है बट वैल्यू डिफरेंट है, देखो ठीक है, मैं फ्री होऊंगा मैं देखूंगा बिल्कुल, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपका देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताए थे वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कि आप कहीं भी देखो किसी भी लैब के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है वो आपका कांस्टेंट है और आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ था डेफिनेट कंपोजिशन के ऊपर। इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने बताए थे, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस के ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि CaCO3, इसको अगर आप हीट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी कहीं भी किसी भी जगह अवेलेबल होगी, तो उसके अंदर जो रेशियो है कार्बन ऑक्सीजन का वो 1:2, जो आपको दिख रहा है एटम्स का, वो 1:2 में ही मिलेगा। मास निकालोगे, मास का रेशियो भी आपका हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन वाला पॉइंट यहाँ पे ये था कि इट इज नॉट वैलिड इफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर टेकन इन सेम कंपाउंड। अगर आइसोटॉप्स आ जाएंगे तो फिर आंसर हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये भी कल मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेके, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने आपके आइसोटॉप्स लिए थे कार्बन के और मैंने इसको डिफाइन किया था। एक यहाँ पे और बनता है एक्सेप्शन कि ये जो लॉ वैलिड नहीं होगा आपके नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स के ऊपर। जैसे जहां पे आपका ये जो कंपाउंड है ना, ये आपको देखने को मिलेगी सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर आपके नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है, जहां पे आपका ये फ्रैक्शनल की फॉर्म में, जैसे आयरन यहाँ पे है 0.93, टाइटेनियम आपका 1.9 या 1.1, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शनल की फॉर्म में अगर आपके कंपाउंड या एलिमेंट्स अगर आपके प्रेजेंट होते हैं किसी भी फाइनल कंपाउंड के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, तो भी उस केस के अंदर आपका ये जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड में एप्लीकेबल नहीं होगा, और आइसोटॉप्स वाले केस में ये आपका जो लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो आपका वैलिड नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर इस तरीके से फ्रैक्शनल आपको मिलता है डाटा तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यस, इसके ऊपर क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग मतलब यहाँ पे कार्बन का आइसोटॉप से आपका 12, ये 13 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे दिया है 16, यहाँ पे दिया है आपको 17। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि कितने CO2 आपके फॉर्म हो जाएंगे, कितने CO2 आपके यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो बताओ बच्चों, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वही एक दूसरे से कंबाइन करना पड़ेगा ना। तो देखो कार्बन के साथ पहले ये वाला C12 के साथ क्या करो, C12 के साथ C16 को ले लो, ठीक है, इसके साथ आप इसको कंबाइन कर लो। बात समझ में आ रही है? तो पहला क्या बन जाएगा, C12O16, एक तो ये बनेगा। दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, दूसरा बनेगा आपका C12O17, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे C13 को देखते हैं, तो C13O16, एक केस इसका ये बन गया। दूसरा केस क्या होगा, C13O17, ठीक है, 4 केस तो ये बन गए। इसके अलावा बाकी और कौन सा केस आपको मिल सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का, बताओ बच्चों। इसके अलावा, क्योंकि इसको मैंने इन दोनों के साथ भी कर दिया है, ठीक है। अब बताओ इसके अलावा कोई और केस बच रहा है, इसके अलावा बाकी और कोई केस बच रहा है क्या? क्योंकि ऑक्सीजन C12 के साथ दोनों कंबाइन हो चुके हैं, नहीं बच रहा है। C13 के साथ देखेंगे तो फिर से वो दोनों कंबाइन हो गए, तो यही 4 आपके केसेस मिल सकते हैं ना। 4 ही आएंगे ना सर? हाँ परफेक्ट। हाँ CO2 है ना, तो एक एक हर एक वो 2 हाँ आइसोटोप्स के लेंगे तो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस बच्चे ने देखो क्या बोला है कि C12 तो ये हो गया मान लो, ठीक है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन है ना। अरे CO2 में 2 ऑक्सीजन होते हैं ना, तो 2 ऑक्सीजन में से क्या करें,
एक आइसोटोप ले एक लो 16 16 वाला और एक और 17। एक ले लो 17 वाला, तो ये भी तो CO2 ही होगा ना, हाँ करेक्ट है क्या? ये तो सोचना है, ये भी तो CO2 होगा ना। जनरल yes, जनरल sir. केस तो हमारे सीधे 4 दिख रहे थे, लेकिन जो केस हमें सोचने हैं वो वही तो जरूरी है। एक तो ये भी CO2 हो गया, और इसमें CO2 क्या हो सकता है, और इसमें ये हो कि भाई एक कार्बन आपने, ध्यान से देखो, अब एक आप यहाँ पे फिर से अगर आप 12 लोगे तो फिर से वो आप ऊपर नीचे कर दो, कोई इश्यू नहीं कि 17 को यहाँ ला लो 16 को यहाँ, तो वो तो सेम ही आंसर होगा। C13 लाओ, C13 के साथ कंबाइन कर लो, एक बार C16 O16, एक बार कर लो O17, तो एक केस ही हो गया। हो गया यार, तो ये भी तो CO2 है ना, ये भी तो आपका CO2 है। तो टोटल आंसर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6, इसलिए 6 इज द राइट आंसर। बताओ, Yes, sir. समझ में आ रहा है? अच्छे क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, डेफिनेटली आंसर बनेगा। समझ में आ रहा है सभी को? बताओ बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, यही तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, यही समझ लेंगे तो फिर बाकी कहानी तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 4 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन कंप्लीटली विद 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 4 ग्राम आपको मेटल दे रखी है, वो कंबाइन हो रही है पूरी तरीके से, कंप्लीटली कंबाइन हो रही है, फिक्स 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर मेटल ऑक्साइड। मतलब मेटल आ रही है, उसके साथ बच्चों ऑक्सीजन यहाँ पे इससे कंबाइन कर रहा है पूरी तरीके से, और ये बन रहा है आपका मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन को लिख लो साइड में। और मेटल यहाँ पे आपको दे रखी है 4 ग्राम, और आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका है 1.6 ग्राम। ठीक है, बराबर लिख लो साइड में। टू फॉर्म ए मेटल ऑक्साइड इन एंदर एक्सपेरिमेंट कार्बोनेट ऑफ सेम मेटल, इसी सेम मेटल का कार्बोनेट भी लिया गया है। ठीक है, इज हीटेड, तो सेम मेटल है उसका मैंने कार्बोनेट ले लिया है और उसको मैंने हीट कर दिया है, वहां से मिल गया है यही मेटल ऑक्साइड। यही मेटल ऑक्साइड जो ऊपर दिख रहा था मेटल ऑक्साइड मिल गया है, और प्लस आपको पता है कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपकी रिलीज होगी। ठीक, तो बोला है कि हीटेड देन गेट मेटल ऑक्साइड इफ ऑक्साइड हैज, अब यहां से इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, इफ ऑक्साइड हैज 500 डिवाइड बाई 7% ऑफ मेटल। ठीक है, इसको ना परसेंटेज को ग्राम में मान के सॉल्व किया करो, ये परसेंटेज उसको ग्राम में आप समझ लिया करो कि इतना ग्राम है। 500 डिवाइड बाई 7% ऑफ मेटल, देन prove that this data illustrate law of constant composition, के कांस्टेंट कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहती है। कांस्टेंट कंपोजिशन ये कहती है कि फर्स्ट वाले केस में जो बना था मेटल ऑक्साइड, आप इसको ऐसे समझो सिंपल तरीके से, मैं देखो इजी तरीके से बताता हूँ आपको मेथड, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन लेके आओ, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन ये हो गई। सेकंड रिएक्शन बोलूं कि मैंने CaCO3 को मैंने हीट कर दिया, तो हीट करने से यहां से बन गया आपका CO2 बन गया, प्लस आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो ये दोनों जो CO2 बन रही हैं उसी के बारे में डिस्कशन किया रहा है। जैसे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बना था और एक मेटल ऑक्साइड यहाँ बना था, तो इन दोनों के बारे में बात करी जा रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट केस में मेटल ऑक्साइड बना था, फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गई। सेकंड केस में आपका हीट करने पे मेटल ऑक्साइड बना था। इन दोनों के बारे में कंपैरिजन आपको करके बताना है। पहले क्वेश्चन को समझ लो तभी तो क्वेश्चन शुरू होगा ना, पहले समझेंगे नहीं तो फिर बात कहां से बनेगी। और इस क्वेश्चन में मेटल ऑक्साइड में बोला गया है इफ ऑक्साइड हैज 500 डिवाइड बाई 7% ऑफ मेटल। ये बात समझ में आ रही है? ये टर्म समझ में आ रहा है? जो ऑक्साइड है उसके पास मेटल कितना है? 500 डिवाइड बाई 7%। ये समझ में आ रहा है? परफेक्ट, ओके। देन प्रूव दैट डाटा जो दिया है, क्या वो डाटा आपके कांस्टेंट कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्वेश्चन हमारा है। तो दोनों जगह क्या करना पड़ेगा आपको? डाटा के बेस पे आपको चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो पहले क्वेश्चन में समझ लो कि फर्स्ट क्वेश्चन में 4 ग्राम था मेटल, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन था 1.6 ग्राम, आपको ऑक्सीजन दे रखा था। तो कैसे निकाला जाए? बताओ बच्चों, किस तरीके से यहाँ पे निकाला जाएगा और क्या आंसर बनेगा? बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ। बिल्कुल आंसर मिल गया होता। अरे भाई, टोटल मेटल कितना है? 4 ग्राम ना, ऑक्सीजन कितना है? 1.6 ग्राम ना। तो दोनों को पहले तो ऐड, भाई रिजल्टेंट तो पता चल जाए मुझे, तो 4 के साथ 1.6 को ऐड कर दो पहले, रिजल्टेंट तो पता चले मुझे, तभी तो रेशियो निकालेंगे हम। तो ये हो जाएगा कितना? 5.6 ग्राम हो जाएगा रिजल्टेंट। तो अभी यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है वो क्या है? ऑक्साइड हैज 500 डिवाइड बाई 7% ऑफ मेटल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.6 जो होगा ना वो ऑक्साइड ऑक्सीजन वाला सेक्शन वो ऊपर आ जाएगा, टोटल सेक्शन नीचे 5.6। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से इनटू 100 करके,
तो ऐसे 200 सॉल्व करो जरा, तो यहाँ से कर देंगे हम 8 से डिवाइड, 56 7 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, समथिंग है, डेसिमल बाहर निकल जाएगा दोनों जगह, और यहाँ से 2/7 मतलब ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 7%। फर्स्ट केस का डाटा समझ में आ रहा है, क्लियर है? फर्स्ट केस का डाटा समझ में आ गया, 200 डिवाइड बाई 7। ये डाटा किसका हो गया है? ये आपको रिप्रेजेंट बेटा क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वही मेटल वाला सेक्शन, बिल्कुल सही, ये मेटल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। ऑक्साइड वाला सेक्शन क्या होगा? 100 मैंने बोला था, 100 में से माइनस कर देना तो ऑक्साइड वाला सेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है आपको कितना, यहाँ दे रखा है 500 डिवाइड बाई 7। तो मुझे बताओ क्या डाटा मैच कर रहा है? क्या डाटा दोनों का मैच कर रहा है? मुझे बताओ, क्या डाटा मैच कर रहा है परसेंटेज का? यस सर। यस सर। यस कर रहा है ना। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, क्या डाटा आपका यहाँ पे मैच कर रहा है दोनों परसेंट? अगर मैच करेगा, जरा इसको सॉल्व करो तो, मगर मैच करेगा तो हमारा डेफिनेटली लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैच नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट कंपोजिशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये हम कैसे निकाल रहे हैं? क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अधिक दे रखी है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन की लैंग्वेज पे नहीं जाना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेसिकली डिफाइंड बाय डाल्टन। डाल्टन ने बच्चों 1803 में आपका ये डिफाइन किया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो कोई पहले मुझे बताए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या? इसमें तो आपकी लिखी हुई थ्योरी, उससे मतलब नहीं है, मुझे सुनना है आप लोगों से। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम कैसे समझते हैं, बताओ बच्चों। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ही क्या है ये बताओ। इसको मैं इस तरीके से समझ सकता हूं, सिंपल, ध्यान से दो। इसको मैं इस तरीके से समझ सकता हूं कि जब दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे होंगे, ध्यान से सुनना, जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, जब दो एलिमेंट, लिसन केयरफुली, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद वो दो एक से अधिक प्रोडक्ट बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं उसी को हिंदी में समझा रहा हूँ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ इसको, मैं पहले समझा रहा हूँ। देखो, जब दो एलिमेंट, ध्यान दो, जब दो एलिमेंट मतलब मैं मान लूं कार्बन, मैं मान लूं यहाँ पे ऑक्सीजन, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो एक से ज्यादा मतलब तो मैंने CO2 बना लिया, एक मैंने बना लिया यहाँ पे CO। ध्यान देना, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, और तब किसी भी एक एलिमेंट की वेट, ध्यान देना, तब किसी भी एक एलिमेंट के जो वेट है उसको हम फिक्स करेंगे। अब इसमें से फिक्स कर लो कार्बन को, चाहे फिक्स कर लो ऑक्सीजन को, किसी भी एक के वेट को हम फिक्स करेंगे तो दूसरे एलिमेंट का जो वेट होगा वो सिंपल रेशियो में निकल के आ जाएगा। किसी को फिक्स करेंगे और दूसरे के वेट को हम लोग निकालेंगे तो वो सिंपल रेशियो में आएगा। क्लियर है? जिसको देखो मैं, हम लोग समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से, बाकी यहाँ पे आपको थ्योरी दे रखी है पूरी की पूरी की, टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन मास ऑफ वन एलिमेंट with combined with fixed mass of another element all will always be in simple whole number ratio। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन से मैंने एग्जांपल लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, प्लीज ध्यान देना, दोनों को मैंने कंबाइन कराया, एक बन गया आपका CO और दूसरा बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बेटा बोला है कि एक से अधिक बनेंगे प्रोडक्ट, वो आपको ध्यान देना है। बन चुके हैं, अब क्या करें, यहाँ पे अपन चलो इनका रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। कार्बन का मास कितना होगा बताओ मुझे, यहाँ पे 12, ऑक्सीजन का मास कितना होगा बच्चों 16, यहाँ कार्बन का मास कितना होगा आपका 12, यहाँ ऑक्सीजन का मास कितना होगा आपका 32 हो जाएगा, राइट। चलो अब क्या करते हैं, पहले किसी को फिक्स करते हैं। मान के चलो बच्चों मैंने कार्बन को फिक्स कर देते हैं, ध्यान दो मैंने यहाँ पे एरो बनाया है। अब अगर बच्चों मैं कार्बन को फिक्स कर देता हूं तो जिसको मैं फिक्स करूंगा तो बाकी जो बचा एलिमेंट है उसका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं कार्बन को फिक्स करूंगा तो ऑक्सीजन का रेशियो निकल के आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो आएगा 16:32, मतलब 1:2 आपका निकल के आ जाएगा। तो यही बच्चों क्या बोलता है लॉ ऑफ, ये आपका जो एक्सप्लेन है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, डाल्टन ने डिफाइन किया था। अब इसके बाद चलो मैं दूसरे तरीके से समझता हूं कि मान के चलो मुझे निकालना है कि CO प्लस CO2 के अंदर कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो में, कि भाई CO में कार्बन प्रेजेंट है, CO2 में कार्बन प्रेजेंट है, तो दोनों जगह कार्बन का परसेंटेज क्या है, दोनों जगह कार्बन का रेशियो क्या है। मैं उल्टा करके बोलूं कि मुझे निकालना है कि कार्बन प्लस, मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन कराया, CO बना CO2 बना, मुझे CO के अंदर ऑक्सीजन CO2 के अंदर ऑक्सीजन, उनके दोनों के मुझे रेशियो निकालने हैं। तो मैं कार्बन को फिक्स करूंगा तो ऑक्सीजन के रेशियो निकल के आ जाएंगे, मैं ऑक्सीजन फिक्स करूंगा तो कार्बन के रेशियो निकल के आ जाएंगे। अब मैं करना चाहता हूं चलो कार्बन ऑक्सीजन को फिक्स, मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑटोमेटिक आपको कार्बन का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो कार्बन बच्चों कितना है इधर 12,
इधर भी कितने हैं CO2 में 12, तो ये रेशियो आ गया 1:1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सभी को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए। लेकिन क्या 1:1 इज द आंसर? क्या 1:1 आपका आंसर होगा? नहीं होगा, ये गलत आंसर है, ये रूल्स गलत हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि रेशियो बराबर आने चाहिए थे ना, रेशियो बराबर आने चाहिए थे, आप लोगों ने गलत कर दिया, रेशियो बराबर आने चाहिए थे। मैंने आपको सीधा बता दिया 12:12, ये आंसर गलत हो चुका है। तो फिर सही क्या होगा? ये तो सही है, ऑप्शन यहाँ पे 16 है, आपका 32 है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 16 और 32 यहाँ से आंसर बन जाएगा। लेकिन ना ये पूरा का पूरा गलत एक्सप्लेनेशन हो चुका है, सही एक्सप्लेनेशन देखो फिर से, यही तो है, आप लोगों ने अभी देखा वो पूरा गलत स्टेटमेंट हो चुका है। CO यहाँ पे हो चुका था, CO2 यहाँ पे हो चुका था। आपने क्या चेक किया? आपने ये चेक किया कि यहाँ पे सर ये 12 था, यहाँ पे 16 था, और यहाँ पे आपका ये 12 होगा, यहाँ पे 32 होगा, राइट? यही तो आपने देख लिया। लेकिन आप मेरी बात को यहाँ समझो कि कार्बन, यहाँ पे एक बात समझना ध्यान से, जब भी मैं रेशियो को कंपेयर करूं ना, जब मैं रेशियो कंपेयर करूं तो जिसको मैं कांस्टेंट करूंगा उनको फिक्स करना चाहिए ना। अरे भाई, मैं कार्बन को अगर फिक्स करूंगा, सुनो ध्यान से, जिसको फिक्स करना है, जिसको फिक्स करना है उसका मास बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो हो जाएगा 16:32 ऑक्सीजन का। तो आंसर हो गया हमारा 1:2। ध्यान से देखना भी। और दूसरी तरफ देखो, जब मैं फिक्स करूंगा दूसरे एलिमेंट को, मैंने ऑक्सीजन को फिक्स किया, मैंने जब ऑक्सीजन को फिक्स किया, क्या कार्बन के मास बराबर है? नहीं, क्या ऑक्सीजन के जिसको फिक्स किया क्या उसके मास बराबर हैं? बताओ मुझे। जब मैंने, मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी को, जब मैंने कार्बन को फिक्स किया तो जिसको फिक्स किया उसके मास बराबर होने चाहिए। इधर भी 12, इधर भी 12, कार्बन बराबर था, तो 1:2 में आंसर बन जाएगा। जब मैंने फिक्स किया ऑक्सीजन को, तो क्या ऑक्सीजन के मास बराबर हैं? इसका 16 है, इसका नहीं है सर। 32 है। नहीं है बराबर, तो नहीं बराबर है। करना पड़ेगा, Yes, sir. बराबर करना ही पड़ेगा, ये बात समझ लो। तो इस केस में जब कार्बन को फिक्स किया था तो कोई दिक्कत नहीं बनी थी। जब मैंने ऑक्सीजन को फिक्स किया तो ऑक्सीजन को पहले जो फिक्स किया उसके मास को बराबर करना पड़ेगा। ये 32 है तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, ये 24 हो जाएगा कार्बन, ये 32। अब आंसर बनेगा, समझो। तो इधर तक कितना, ये 32, ये भी 32, अब ये दोनों फिक्स हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। अब निकालो आंसर। तो 24:12, क्या आंसर 2:1 आया? बताओ मुझे, क्या 2:1 आया? तो अब ध्यान से देखो, Yes. दोनों तरीके से ऑब्जर्व करो, तो आपका 1:2 Yes, sir. बोलो या 2:1 बोलो। नाउ दिस इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डिफाइंड बाय डाल्टन। तो बच्चों ध्यान देना है, जिसको फिक्स करो उसके मास को बराबर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो आप दोनों एटम के साथ, या 3 एटम हो गए उनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्ट क्लियर हो गया है? एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ध्यान देना। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, चलो तो दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, क्या क्या बनेगा बताओ। यहाँ से बनेगा एक तो, आप, टाइम हो चुका है क्या? 1 सेकेंड, यार ठीक है, टाइम हो चुका है, राइट? चलो ठीक है, इसको ना हम लोग फिनिश करते हैं। बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ से पहला मॉलिक्यूल बन गया वाटर मॉलिक्यूल, और अभी कोई लेक्चर है आप लोगों का? यहाँ से बन गया H2O2, ठीक है? ठीक है, बस इसको मैं फिनिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 16। जल्दी से आंसर बताना मुझे। यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 32। मैंने चलो पहले फिक्स किया है किसको? मैंने फिक्स किया हाइड्रोजन को, मैंने फिक्स कर दिया पहले हाइड्रोजन को। क्या दोनों का मास बराबर है? 2 और 2 बिल्कुल बराबर है, तो आंसर हो जाएगा 1:2। 1:2 मिलेगा आपको ऑक्सीजन का रेशियो। अब मैंने ऑक्सीजन को फिक्स किया, क्या ऑक्सीजन के मास बराबर है? नहीं बराबर है, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, 4:32, ये आपको मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब निकालो 32 बराबर 4:2, मतलब 2:1, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बिल्कुल, थैंक यू बच्चों। आज लेक्चर को हम लोग यही फिनिश करते हैं।